हेलो फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम यूपी पीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। और मैं आपको 2002 से 2002 नहीं, वर्ष 2000 से लेकर के 2022 तक और उसके बाद का भी पेपर इस पर सॉल्व कराऊंगी। और ये पेपर का इम्पोर्टेंस कितना है कि आप किसी भी सेलेक्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू देख लें, आपको हर एक स्टूडेंट ऐसा मिलेगा जो कहेगा कि हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, कि उसको अवश्य सॉल्व करना चाहिए 10 से 12 साल या 15 साल तक का। तो इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। साथ ही इससे आपको आइडिया लग जाता है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन के टाइप्स क्या हैं, जीके जीएस के पैटर्न क्या है। इसके अलावा जीके जीएस के अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो खनिजों से रिलेटेड या फिर खाद्यान्न से, है ना, करंट के होते हैं, ट्रेडिशनल दोनों मिक्सचर होते हैं। और इंटरनेशनल लेवल के भी कुछ इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, है ना। तो वो सारे आइडियाज़ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से ही लगते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को वर्तमान में अपडेट कर सकते हैं। तो हम समय के महत्व को समझते हुए तुरंत इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसमें हमने पहला क्वेश्चन लिया है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। तो ये देखिए, बहुत आसान है याद करना। आपको पता है कि ऋग्वेद कितना इंपॉर्टेंट है और जो है ये सबसे प्राचीन वेद भी है। और जो हमारा गायत्री मंत्र है जो बहुत अच्छा और शक्तिशाली है ना, आप अक्सर सुनते होंगे अपने घर में भी। तो ये ऋग्वेद में ही इसका क्या है, वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। तो अंतिम व्यक्ति था सुभद्र, है ना। अंतिम व्यक्ति कौन था, तो वो व्यक्ति था सुभद्र। सही आंसर हो जाएगा डी। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है। देखिए, ये जो टर्म्स है ना, आपको ये एनसीईआरटी में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, एनसीईआरटी में मिलते हैं। तो जो सीता है, मौर्य काल में सीता से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है। तो राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाली आय, राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाली आय को मौर्य काल में क्या कहा जाता था, सीता कहा जाता था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था। दारुल सफा, ये भी टर्म्स हैं। तो दारुल सफा क्या था, एक खैराती अस्पताल था जहाँ पे मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं क्या थी, उपलब्ध थी। उसको क्या कहा जाता था, दारुल सफा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का यानी टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था। यहाँ आर का मतलब है ना कि ये क्वेश्चन रिवाइज्ड हुए हैं कई बार, है ना। पीवाईक्यू में लिख सकती हूँ या एमटीआर मल्टी टाइम रिवाइज्ड लिख सकती हूँ। तो ये कई बार रिवाइज्ड हो चुके हैं क्वेश्चन। तो देखिए, इल्तुतमिश ने जो है ना, दो तरह के सिक्के जारी किए थे, एक टंका और एक जीतल। तो ये भी पूछता है टंका किसका बना होता था। तो देखिए, टंका बनता था चांदी का और जीतल बना होता था तांबे का। ये तीनों क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। और इसमें यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 40 गुलामों के सरदारों का एक संगठन बनाया गया था जिसे तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना गया, है ना। और सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने ही दिल्ली के अमीरों का दमन किया। अमीर एक पोस्ट होता था, ये नहीं कि वो उनके पास पैसे हैं और वो अमीर हैं। तो उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था, इल्तुतमिश था, है ना। आई होप सो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर एक बार में नहीं होता है तो रिवाइज कर सकते हैं आप, एक बार बुक से पढ़ें, एक बार सुने समझें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलावार संत नहीं था, है ना। तो इसमें जो है तिरुज्ञान जो है वो अलावार संत नहीं थे। बाकी पोयगई, पूरम, तिरुमंगई, है ना, ये सभी कौन थे, अलावार संत थे। अगला आपको सुमेलित करने के लिए पूछा है और पूछा है कि कौन सा जो है सुमेलित नहीं था। तो देखिए, पुनः जजिया फर्रुखियर ने लगाया, है ना। और मुसलीपट्टनम की जो मुसलीपट्टनम पर जो अधिकार है वो फोर्ड द्वारा किया गया। सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा लाया गया। और दास्ताकांत, देखिए दास्ताकांत ये सही सुमेलित नहीं है, ये जो है एलन बरो करके हैं, उनका ये काम था, दास्ताकांत उन्होंने किया था, ना कि मैल्कम ने। तो सही आंसर हो जाएगा डी। यहाँ आप देख सकते हैं व्याख्या में कि दासता का जो अंत है ना वो एलन बैरो ने किया था, न कि मैल्कम ने, है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का दूत था। तो देखिए, विलियम हाकिंस क्या था, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था। अब यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये पूछता है कि जो है जहांगीर ने किसको इंग्लिश खां की उपाधि दी थी, या ये पूछ सकता है कि विलियम हाकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि किसने दी थी। तो ये जहांगीर ने दी थी, किसको, विलियम हाकिंस को। कौन सी उपाधि दी थी, इंग्लिश खान, यही बोला ना मैंने। और अगला जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे ये दिया होगा नाम उनका,
नहीं दिया, इंग्लिश खान का उपाधि दिया था जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप समझिए कि अकबर जो है वो धार्मिक ग्रंथों में कितनी रुचि रखता है, कितना सहिष्णु है और इन सब चीज़ों की वैल्यू कितना समझता है। तो अकबर की इच्छा के अनुसार रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अब्दुल कादिर बदायूनी ने। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो इसमें से खुर्रम, खुसरो और महाबत खान, खुर्रम, खुसरो और महाबत खान, इन तीनों ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया था। जो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में किसने जो है वायसराय की कार्य परिषद से त्याग पत्र दिया था। तो ये थे सर शंकर नायर। इन्होंने तो अपनी जो है कोई उपाधि लौटाई थी, रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, आगे पढ़ेंगे इनको। तो ये किया था। और अगर आपको इन पेपर्स का पीडीएफ चाहिए या कोई भी एनसीईआरटी की किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से उषा स्टडी पॉइंट, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि आप जो बुक की कॉपी होती है ना उसको पढ़ें तो ज़्यादा बेटर होता है। फिर भी आपको देखना हो ऐसे कोई या आपको लगता हो टैब हो पढ़ सकते हैं तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर इनकी पीडीएफ भी डाल देती हूँ, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। ख़ासतौर से आपके पास टैब हो तो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। औपनिवेशिक स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी। तो सर तेज बहादुर स्प्रू और जयकर ने की थी। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कई फैक्ट ऐसे होते हैं जो आपको देखने में इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट ही नहीं वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये भी दोबारा पूछा गया है, रिवाइज्ड क्वेश्चन है, तो इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट ही है, हालांकि आप इसको पढ़ते भी हैं, बार बार आपके उसमें आता है ये। चंपारण में तिनकठिया प्रथा जो है आपको पता है, नील का विद्रोह जो है ना वो इसीलिए हुआ था, तो इसको आप बार बार पढ़ते हैं। चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था। तो इसका तात्पर्य ये था कि 3/20 भूभाग पर नील की खेती करवाई जाती थी किसानों से ज़बरदस्ती, उनके इच्छा के बगैर, और उसका मूल्य भी इनको बहुत ही कम दिया जाता था। कई बार इसको भी पूछा है तो आप पढ़ लीजिएगा, इसको याद रखेंगे, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था। तो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित हैं। और इसकी स्थापना कब हुई है, 1980 में। कब हुई है, 1980 में। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो मुस्लिम लीग के जो लाहौर अधिवेशन है जो कि 1940 में हुआ उसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। ये कई बार पूछता है किसने कहा, तो स्वयं महात्मा गांधी ने कहा। और कब कहा, तो कराची अधिवेशन 1931 में। और साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा आगे चलकर 1936 में गांधी जी ने ये भी कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो थोड़ा विरोधाभास है लेकिन स्टेटमेंट पूछे तो आपको याद रहना चाहिए कि गांधी जी ने कौन सा स्टेटमेंट कब कहा। तो 1931 में गांधी जी ने क्या कहा, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला। ये क्वेश्चन कई बार पूछा था और 28 महीने चला था, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं। इसको तो मैं कहूँ 10 बार पूछा है तो भी सही होगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जो है अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना किसका आधार बनी। तो देखिए माउंटबेटन योजना जो है ना वो देश के विभाजन का आधार बनी। हालांकि ये क्वेश्चन में काफ़ी ये था बच्चों को कन्फ्यूजन कि ठीक है इसके द्वारा सत्ता का हस्तांतरण हुआ या ब्रिटिश शासन का अंत हुआ, है ना। तो ऐसा नहीं, इसका सटीक आंसर है देश के विभाजन का आधार बनी, क्योंकि इस योजना में ये व्यवस्था की गई थी कि भारत 2 देश बनेगा, एक मुस्लिम कंट्री होगी पाकिस्तान और एक होगा हिंदुस्तान यानी भारत।
है ना। आप सिंसियर स्टूडेंट हैं तभी आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चन तो आपको एकदम याद होगा। तिलक जो है भारतीय अशांति के जनक है, ऐसा किसने कहा? तो चिरोल ने जो है, वी चिरोल ने कहा था कि तिलक जो है भारतीय अशांति के जनक हैं। अगला क्वेश्चन है 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से किसने वकालत की थी? तो सर टीबी स्प्रू ने। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मैंने लगा दिया है ना। तो इसमें आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में जो है सर टीबी स्प्रू ने क्या किया था? वकालत किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है? तो देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी, 82 30 पूर्वी जो है ये क्या है? भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है ना। और ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये भी क्वेश्चन पूछा है ना। यूपी है, और इसके अलावा आपका यूपी है, छत्तीसगढ़ है, और उड़ीसा है, और एमपी है, 4 हुए, एक आंध्र प्रदेश है। 5 टोटल हैं जिनसे ये होके गुजरती है। ज़रूर से देख लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए दर्रों से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, हर साल कुछ क्वेश्चन आपको कुछ या 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो देखिए नाथुला दर्रा जो है ना, ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, नाथुला सिक्किम में है। लिपु, तो ये हो जाएगा सही आंसर, ये सुमेलित नहीं है, अन्य सभी सुमेलित हैं। लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल में है, पालघाट जो है। एक भोर घाट भी है जो कि कहाँ पे? केरल में नहीं है, वो महाराष्ट्र, देखेंगे आगे उसको। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो देखिए सतलज, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियां ऐसी हैं ना जो एक ही जगह से निकलती हैं, तिब्बत के मानसरोवर से निकलती हैं। यानी सिंधु हो, सतलज हो या ब्रह्मपुत्र है, ये तीनों नदियों का ही उद्गम भारत में नहीं है। रही बात रावी की, चेनाब की, ब्यास की, तो इनका उद्गम कहाँ है? भारत में है, लेकिन सतलज का नहीं है, सिंधु का नहीं है, ब्रह्मपुत्र का भी नहीं है। अगला है पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है? देखिए तो पहली बात विशाखापत्तनम जो है, भारत की प्राकृतिक बंदरगाह कौन कौन से हैं? 2 और 4, तो कोच्चि और विशाखापत्तनम, ठीक है। कोच्चि और विशाखापत्तनम भारत की प्राकृतिक बंदरगाह हैं, ठीक है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? विशाखापत्तनम है। आगे क्वेश्चन दिया है काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? बिल्कुल सही है। इसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ये सही नहीं है, जैव तत्व इसमें नहीं पाया जाता है, क्योंकि जो काली मिट्टी होती है ना, वो बनती है किससे? ज्वालामुखी के बाद जो वो लावा निकलता है, तो वो जो ब्लैक होता है, फिर उससे इसका निर्माण होता है एक तरीके से, ठीक है। तो इसलिए इसमें जैव तत्व नहीं पाए जाते हैं या बहुत ही नगण्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको यहाँ पे देखिए सुमेलित करना है ना। ये इस तरह के क्वेश्चन आपको देखना है जीके जीएस में, आप पता नहीं देखेंगे कि नहीं, तो यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का लाभ है, और ये भी रिवाइज्ड है, यानी कई बार पूछा जा चुका है। तो एल्युमिनियम मेनली कहाँ पे पाया जाता है मुख्यतः? तो ये जेके नगर में पाया जाता है, ठीक है। और तांबा मलाज खंड में, है ना। आपको ऐसा नहीं है शुरुआत में आप सारे याद कर लीजिए, बस शुरुआत में आपको अगर 4 पॉइंट है ना, तो एक नहीं 2 याद कर लीजिए कम से कम, मतलब 2 तो याद कर ही लीजिए, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए एल्युमिनियम कहाँ का है? जेके नगर का है। और तांबा के लिए कौन सा स्थल ज़्यादा फेमस है? वो है मलाज खंड। तो बाकी आप आंसर मिल गया, जूट का भाटपाड़ा और जस्ता का टुंडू। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपको सुमेलित करना है, ठीक है। और यहाँ से ये जो इस तरह के क्वेश्चन है ना जो सुमेलित करने वाले, और ये थोड़े ऐसे लग रहे हैं जीके जीएस टाइप के नहीं लग रहे हैं जो ट्रेडिशनली आप पढ़ते रहते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन हर साल आते हैं, क्योंकि इसमें चेंजिंग नहीं होती रहती है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है फिर। तो कह रहा है कि आपको सुमेलित करना है, उद्योग है और स्थान है। तो कागज़ जो है, कागज़ के लिए कौन सा स्थान फेमस है? तो इसमें फेमस है कागज़ का टीटीगढ़, जैसे इसका बी आंसर है। तो सीमेंट की बात की जाए तो सीमेंट का लखेरी। लौह इस्पात के लिए देखा जाए तो लौह इस्पात के लिए भिलाई, और खनिज तेल शोधनशाला के लिए अम्बाला मुकुल। अगला क्वेश्चन है एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? तो ये नक्षत्र कहलाता है, या इसको और क्या चीज़ कहते हैं? नक्षत्र कहलाता है,
सप्तर्षि भी इसको कहते हैं, है ना। तो इसका आंसर जो है क्लियर है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो आयन मंडल के द्वारा, है ना। सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है, उसको एक बार पढ़ेंगे कि एरोप्लेन कौन से मंडल में उड़ सकता है, मौसम जलवायु का संबंध किससे है ना। ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो समुद्र है या महासागर है। आपको पता ही है कि 2/3 यानी अराउंड आप मान सकते हैं 70% भूभाग भी क्या है, जल है केवल, है ना। तो जल महासागर है, तो उसका क्या होगा, पारिस्थितिकी तंत्र सब जो है सबसे बड़ा भी होगा। एक बार पूछा है सबसे बड़ा कौन सा है, यहाँ पूछा है सबसे सर्वाधिक स्थायी कौन सा है, तो ये महासागर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बोलीविया टीम के लिए फेमस है, ब्राज़ील में लॉयस, मैक्सिको में चांदी, और पेरू ये नहीं सुमेलित है। नाइट्रेट जो है पेरू का नहीं है। पेरू किसके लिए प्रसिद्ध है, चांदी के भंडारण में प्रथम स्थान पे है पेरू, ना कि उसमें नाइट्रेट में। यहाँ पे आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। कोयला का क्षेत्र है और देश का नाम दिया हुआ है। तो देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं जितनी बार भी कहूँ कितना इंपॉर्टेंट है वो कम है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही। तो जो डोनेट्स है वो कहाँ से संबंध रखता है, यूक्रेन से रखता है। कुजनेट्स जो है कहाँ से संबंध रखता है, तो ये रखता है रूस से। और लंकाशायर ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लंकाशायर कहाँ से संबंध रखता है, यूके यानी ब्रिटेन से, और सार जर्मनी से। इसमें अगर मैं बताऊं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है जो आपको याद करना चाहिए, तो वो है सी और डी, लंकाशायर और सार। डोनेट्स याद कर सकते हैं आपका मन, है ना, लेकिन शुरुआत में ये दोनों जरूर याद रखें, लंकाशायर और सार। जब आप वो तैयार हो जाए तो थोड़ा फिर आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्रों का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है, तो ऐसा जापान में है। और जापान में आप देख रहे हैं अराउंड 70% क्षेत्र कैसा है, वनाच्छादित है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। जो यहाँ पे कोलोरेडो है, देखती हूँ दामोदर कहाँ पे है, आसमान, नील और जाम्बेजी। आंसर देख लेते हैं डायरेक्टली, बार बार पढ़ने से क्या होता है, कन्फ्यूजन भी होता है ना। तो देखिए क्या है, कोलोरेडो जो है वो कहाँ पे, कोलोरेडो बांध किस नदी पे है, हूवर पे है। दामोदर जो है वो पंचेत पे है, और नील पे जो है आसमान है, और जाम्बोजी पे करीबा है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पता है कौन सा है, जो बार बार पूछता है, वो है कोलोरेडो का हूवर और नील का आसमान। बाकी इसे भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है, यानी अराउंड 70%, है ना। कौन, अराउंड 66%, 60% से भी ज़्यादा कौन है जो केवल अपने चावल के निर्यात से, चावल के व्यापार से प्राप्त करता है, तो ये देश है म्यांमार, है ना, बड़ी बात है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष देश कौन है, तो ये है ब्राज़ील, है ना। विश्व में कहवा उत्पादन के जो प्रमुख देश हैं वो है ब्राज़ील, सर्वाधिक उत्पादन करता है, फिर वियतनाम है ना। इसमें भी क्या है, करंट इशू में भी चेंज आता रहता है, तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों का एक बार करंट स्टेटस देख लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए। जनगणना से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम कहाँ पे पाई गई है, तो ये है लक्षद्वीप में, है ना। तो स्त्री साक्षरता, महिला साक्षरता जो है उच्चतम कहाँ पाया गया है, लक्षद्वीप में, और ये कितना है, तो 89.3% है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है, यानी आश्रित समूह आबादी कौन है, यानी जो बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, जो जो जॉब नहीं कर सकते, है ना, तो उनको कहा जाता है। तो आपको कुछ चीज़ों का देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे आश्रित आबादी में थोड़ा अलग यहाँ पे दिया गया है क्या, ऑप्शन 0 से 14 वर्ष, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं ना 0 से 14, उनकी पढ़ाई की एज होती है, वो भी किस अपने गार्जियन पे, अपने अभिभावक पे, माता पिता पे आश्रित होते हैं। और आश्रित आबादी का जो क्राइटेरिया है वो देखिए, वो 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को माना गया है, और 0 से 14 वर्ष के, क्योंकि कोई भी जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में भी क्या होता है कि जो रिटायरमेंट की एज होती है वो 65 होती है। तो इसलिए आपको यहाँ कहीं भी नहीं लिखा है 65 के ऊपर, तो ये भी नहीं होगा, ये भी 50 के ऊपर नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आश्रित आबादी की बात करें तो 0 से 14 वर्ष तक के बच्चे, साथ ही वो लोग जो जिनकी आयु जो है, जिनकी एज जो है 65 वर्ष से अधिक है, उनको आश्रित आबादी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है? तो इसमें जो है दिए गए विकल्पों में से पश्चिम बंगाल में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की अनंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में प्रस्तुत कीजिए, है ना। तो 4, 3, 2, 1 इसमें सही आंसर हो जाएगा। आपको जनसंख्या की दृष्टि से अवरोही क्रम लिखना है। तो सर्वाधिक यूपी का, उसके बाद है आपका महाराष्ट्र, फिर है बिहार, फिर है आंध्र प्रदेश। लेकिन ये कौन सा है? अनंतिम, अंतिम रूप से अन्य है। तो इस शब्दों का बहुत विशेष ध्यान रखेंगे। वैसे अब जो पूछेगा ना, अनंतिम नहीं पूछेगा, अंतिम ही पूछेगा, क्योंकि 2011 में जनगणना हुई थी, 2013 में ये पेपर हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिए गए हैं, है ना। कुछ आर्टिकल हैं जैसे 39A में सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता है, 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है, 44 में समान नागरिक संहिता है, 48 देखिए जो न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण का सिद्धांत है ना, वो आर्टिकल 50 में है ना कि 48 में है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, है ना। वैसे भी 48 जो आर्टिकल है वो कृषि एवं पशुपालन संगठन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है किसको? अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ये सही नहीं है, क्योंकि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन जी थे। अन्य सभी स्टेटमेंट क्या हैं? सही हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो आर्टिकल 169 है ना, आर्टिकल 169 के द्वारा विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है, यूपी की विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या कितनी है? तो देखिए कोई भी सही विकल्प है ही नहीं, 100 है विधान परिषद के सदस्यों की संख्या यूपी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है? यानी किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी नहीं। तो ये कंडीशन रही बिहार में। लगातार 9 बार, लगातार नहीं, सर्वाधिक 9 बार यहाँ गठबंधन सरकारों का गठन हुआ 1967 से लेकर 71 के मध्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो योजना आयोग जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी होता है? तो राज्य वित्त आयोग जो है केंद्र और राज्यों के बीच जो है केंद्र और राज्य के बीच जो राजस्व बंटवारा होता है उसके लिए वित्त आयोग जो है वो होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जब राज्य सरकार और स्थानीय शासन की बात आएगी तो राज्य वित्त आयोग, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 338 और 338 ये वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार है, और ये आर्टिकल आपको याद होना चाहिए कि 338 और 338 जो है SC और ST से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में है? तो 331 में है। ये क्वेश्चन भी अगर आपने अब के 3 साल के पेपर जो मैंने डाले हैं, है ना, 14, 15 और 16 का, तो उसमें भी आप देखेंगे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये क्वेश्चन पूछने के चांसेज इसलिए ज़्यादा हैं कि अभी हाल ही में वर्ष 2023 में इस प्रावधान को ख़त्म कर दिया गया, जिसके तहत राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को क्या किया जाता था? लोकसभा में मनोनीत किया जाता था। इसको 23 में ख़त्म किया गया है, तो इस जाहिर सी बात है इसके बारे में क्वेश्चन फिर से बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है। केवल शब्द पे ध्यान दिए, ये नहीं है, इसके कई अधिकार है। अपीलीय, केवल अपीलीय नहीं, दोनों हैं, तो केवल तो लगना ही नहीं चाहिए। केवल परामर्श, ये भी गलत है, तो सही आंसर हो जाएगा कि इसका मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? तो बलवंत राय मेहता जी थे, 1957 में ये बनी थी। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति के सदस्य तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। कौन? पंचायत समिति के सदस्य। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद की सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? तो 15 जून 2005 को, है ना, ये प्राप्त हुई थी। कौन? सूचना का अधिकार अधिनियम।
और ये लागू कब से हुआ था? तो 12 अक्टूबर 2005 से लागू हो गया था। दोनों डेट याद रखिएगा। 15 जून को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कोई विधेयक जो है वो अधिनियम जो है कानून बन पाता है ना। और लागू कब से हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 से। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायती बनाने की परिकल्पना है? तो भाग 9 में जो है पंचायतों संबंधी प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो ग्रामीण उद्योग जो है त्वरित स्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी किसके द्वारा? तो नरसिम्हा राव जी के द्वारा की गई थी। और पीवी नरसिम्हा राव के उस समय वो क्या थे? प्रधानमंत्री थे। जब ये एलपीजी भी इसको कहा जाता है, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अगला है ना। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या होती है? तो प्रति व्यक्ति उत्पाद वहाँ पे कितना है, इसके द्वारा किसी देश की आर्थिक वृद्धि को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से मापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए करंट का क्वेश्चन है, तो इसको देखेंगे तो आप इसको करंट के आधार पर पढ़ेंगे। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण 61वें दौर के आंकड़ों के अनुसार चालू प्रतिदिन स्थिति के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी लगभग कितनी है? अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय क्या है? तो इसका ध्येय है ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास और ग्रामीण सड़कें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधार योजना किससे संबंधित है? तो ये कठिन परिस्थितियों में फंसी हुई महिलाओं के लिए है। कौन सी योजना? स्वाधार योजना। जैसे वेश्यावृत्ति, रिहा कैदी, प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी कारण से बेघर और बेसहारा महिलाओं के लिए स्वाधार जो है योजना लाया गया है। अगला क्वेश्चन है, इको मार्क योजना जो 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ किया गया जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो, यानी वो इको फ्रेंडली हो, पर्यावरण फ्रेंडली हो। निम्नलिखित उपभोक्ता उत्पादों में से कौन सा इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है? तो देखिए इसमें जो है ना डी नहीं है, ये औषधियाँ और प्रतिजैविकी, इसको उस लिस्ट में नहीं रखा गया था क्योंकि इन जनरल जो दवाएं होती हैं ना वो तो इको फ्रेंडली होंगी, उसको इंसान खाता है तो ठीक होता है। लेकिन ये जो आप बनाते हैं साबुन, अपमार्जक, कागज़, प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन, एरोसोल, ये आप बनाएं तो ये ऐसा बनाएं कि ये क्या हो? इको फ्रेंडली हो, पर्यावरण मित्र, यानी पर्यावरण के लिए क्या हो? नुकसानदायक ना हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो जो टोल टैक्स होता है, मार्ग कर होता है ना, ये भारत सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता बल्कि राज्य सरकारों के द्वारा लगाया जाता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक कौन है? तो भारतीय स्टेट बैंक, IDBI, LIC और GIC, ये सभी क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत से निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? तो दालें जो है ना ये सामान्यतः निर्यात नहीं की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंतिम रूप से कब लागू किया गया? तो अंतिम रूप से इसको वर्ष 2002 में लागू किया गया। फेरा के स्थान पे फेमा लाया गया 1999 में, और इसका गठन किया गया 2000 में, और फेमा को अंतिम रूप से वर्ष 2002 में लागू किया गया। फेमा को लाया किया गया था कब? लाया गया था 1999 में फेरा के स्थान पे। फेमा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2002 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य होता है भारत में विदेशी मुद्रा के सुव्यवस्थित विकास और उसकी स्थिरता का संवर्धन करना। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त सही आंसर हो जाएगा, अवरक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यूरो 2 मानक को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए? तो 0.05% या इससे भी कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश के दृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है किसके द्वारा? तो इसमें जो फफूंद होते हैं उनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। और
सॉरी, इसका आंसर जो है फफूंद नहीं होगा, बैक्टीरिया हो गया, है ना। बैक्टीरिया के द्वारा अवरक्त विकिरण के द्वारा प्रकाश संश्लेषण करके ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी की दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण कैसा होगा। तो देखिए, इसके लिए एक कैसा होगा, अवतल होगा, है ना। अवतल लेंस कैसा होता है, ये छोटी चीज़ों को भी क्या करता है, बड़ा करके दिखाता है। तो इसलिए दंत चिकित्सक के पास कौन सा होगा दर्पण, अवतल होगा। और जो कार में या किसी गाड़ी में लगता है ना, जिससे वो पीछे के दृश्य को देखते रहते हैं, वो होता है उत्तल दर्पण। उत्तल क्या करता है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटी स्थान पर छोटे से शीशे में एक साथ दिखा देता है, ताकि रोड पे एक्सीडेंट ना हो, वो सभी चीज़ों को पीछे से देख सकें आईने में। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह डी सही नहीं है, ये बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा करता है, ये जो है सही नहीं है, अन्य सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छर द्वारा संचालित नहीं होता है। तो जापानी एन्सेफेलाइटिस जो है ना, ये टाइगर मच्छर द्वारा संचालित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है। तो लाइकेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा हुआ है ना। लाइकेन जो है ना, वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण सूचक है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वो कौन सा है। तो मैरास्मस जो है ना, वो प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों में रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन सा रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा है दूसरे रूप में, कि कौन जो है ऑक्सीजन से भी ज़्यादा तेज़ी से रक्त में घुलनशील है। तो ये होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, और यही कारण है कि जो है व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है इसके कारण। अगला क्वेश्चन है, प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। कैसे मदद करता है, क्यों आप फ्रिज में कोई चीज़ रख देते हैं तो वो सुरक्षित रहता है ज़्यादा टाइम तक, जैसे 2-3 दिन भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो वो क्या करता है कि जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देता है। जैसे क्या होता है, दूध से दही क्यों बनता है, क्योंकि उसमें एक जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, बैक्टीरिया जो उसमें बढ़ते रहते हैं। उस प्रक्रिया को क्या किया जाता है कि फ्रिज में धीमी कर दिया जाता है, जिसकी वजह से चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती। और यही कारण है कि ठंडा घरों में बहुत से आलू हो गया या फिर अन्य चीज़ें भी रखी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं, और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन इसके अंतर्गत आच्छादित है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी क्या हैं, इसमें यूरो उत्सर्जन नियम के मानक में क्या है, ये प्रदर्शित किए गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। तो ये जो है ना, परावैंगनी किरणें जो नहीं कहते स्किन के लिए हार्मफुल है, या कहा जाता है कि आप सन स्क्रीन लगाइए, ये अल्ट्रा वायलेट या पैरावैंगनी किरणों से हमारी स्किन की रक्षा करता है। तो क्या करता है, जो ओजोन होता है ना, वो भी यही काम करता है कि परावैंगनी यानी अल्ट्रा वायलेट किरणों से हमारी त्वचा की रक्षा करता है। अगला जो क्वेश्चन है ना, ये आपको सुमेलित करने के लिए पूछा हुआ है कि ये जयमंडल हैं और इनकी अवस्थिति कहाँ है। तो देखिए, सबसे पहले मानस सबको याद रहता है कि ये असम में है ना। इसके अलावा जो अगस्त्यामलाई है, ये केरल में है, पता है आपको। अब आपको नागरिक और दिबांग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसको हम देख ही लेते हैं। नागरिक कहाँ पे है, नागरिक है आपका मेघालय में, और दिबांग है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, किस स्तर यानी कितने डेसिबल से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। तो जो 80 डेसिबल से जो ज़्यादा होगा ना, वो खतरनाक ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आता है। हालांकि WHO ने 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। तो जैव मंडल रिजर्व जो है ना, ये जैव विविधता संरक्षण के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक हैं। तो हरे पौधे क्या हैं, उत्पादक घटक हैं, ये सभी क्या हैं, उपभोक्ता घटक हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन कह रहा है मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, जहाँ मरुस्थल है वहाँ सूर्य ऊर्जा ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, सोलर जो है एनर्जी से वहाँ पे बिजली प्राप्त की जा सकती है, ऊर्जा का निर्माण हो सकता है। जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है, उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेती है। तो यानी मानव जाति, पूरे विश्व की बात हो रही है, मानव जाति जितनी ऊर्जा एक वर्ष में उपभोग करती है ना, उतनी ऊर्जा, उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थलों से केवल 6 घंटे में सूर्य से प्राप्त किया जा सकता है। तो दोनों कथन सही हैं, और ये इसकी सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस
प्रभाव में योगदान देता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन जो है ये GHG यानी ग्रीन हाउस गैस में योगदान देते हैं, ग्रीन हाउस गैस है। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण तो है आपका ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण सभी कारण है जलवायु परिवर्तन का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सार्वत्रिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है। तो सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है सार्वत्रिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एजेंडा 21 की सही परिभाषा क्या है। एजेंडा 21 है क्या, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए एजेंडा 21 की सही परिभाषा ये है कि यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य योजना है। और ये जो पृथ्वी सम्मेलन आपका हुआ था ना रियो डी जेनेरियो में 1992 में, ये उसी में एजेंडा 21 को पर्यावरण संरक्षण के लिए लाया गया था। MTR मतलब मल्टी टाइम रिवाइज्ड क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है अम्ल वर्षा किसके द्वारा होती है, किसके प्रदूषण के कारण होती है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण होती है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कौन सा सही सुमेलित है ना। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो एडवर्ड सुवेस के द्वारा जो है इस शब्द का प्रयोग किया गया, सही सुमेलित है ये। इकोसिस्टम की बात किया जाए तो इकोसिस्टम का प्रयोग किया था शब्द का टांसले ने, इकोलॉजी का प्रयोग किया था हैकल ने, और जैव विविधता शब्द का जो है प्रयोग किया था रेमंड एंड दासमैन ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इनमें से उन आद्र क्षेत्रों की पहचान करना है जिनको रामसर का दर्जा प्राप्त है। तो देखते हैं चिल्का, केवलादेव, लोकटक और वुलर में से किनको किनको रामसर का दर्जा प्राप्त है। तो सभी चिल्का, लोकटक, वुलर और केवलादेव इन सभी को क्या है रामसर का दर्जा प्राप्त है। ये भी देखिए वर्तमान में कितनी रामसर स्थल हैं, इंडिया में, वर्ल्ड में कितने हैं ये भी देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है यूपी में बबर शेर सफारी कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। तो ये इटावा में स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूपी में ITCT की स्थापना कहाँ पे की जा रही है। लखनऊ में की जा रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये करंट का क्वेश्चन है। यूपी सरकार ने 24 दिसंबर 2012 को अपने कार्यालय में उद्योगपति एवं उद्योग संगठनों की सुलभ पहुँच के लिए एक कार्ड जारी का निर्णय लिया। ये कार्ड का नाम क्या है। तो गोल्डन कार्ड यानी स्वर्ण पत्र इस कार्ड का नाम है। अगला क्वेश्चन ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। CA मतलब करंट अफेयर। 2013 में इलाहाबाद में संपन्न कुंभ मेला में निम्नलिखित में से कौन सा दिन शाही स्नान के लिए निश्चित नहीं था। तो महाशिवरात्रि जो है शाही स्नान के लिए जो है नहीं निश्चित हुआ था। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन है। फरवरी 2013 को कुंभ के दौरान इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर हुए भीड़ हादसे की जांच हेतु किसे नामित किया गया था। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो माननीय न्यायमूर्ति ओंकारेश्वर भट्ट को जो है वो नामित किया गया था। यहाँ पे इसको आपको सुमेलित करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थान है और उद्योग है। तो देखिए जो पहले आपको आता है ना आप पहले उसको मिला लीजिए, है ना। सबको पता है अलीगढ़ का ताला, है ना, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ या कांच के सामान, है ना। मेरठ का आपका हो जाता है चुर्क का सीमेंट है और मेरठ का खेल का सामान। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ पे मिलते हैं। तो ये झांसी में मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन है जहाँ चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध का निर्माण करना प्रारंभ किया था वो स्थान कौन सा है। तो जांगमऊ वो स्थान है जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी पर चाइना ने बांध का निर्माण करना शुरू किया था वर्ष 2010 में। अगला क्वेश्चन है इसरो का 100वां स्पेस मिशन सितंबर 2012 में कहाँ छोड़ा गया। तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में छोड़ा गया। ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2012 के अंत में भारत ने सफलतापूर्वक अपने सर्वाधिक भार वाले संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया जिसका नाम क्या है। GSAT-10। ये भी करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी करंट का क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन देख लीजिए। 13 को यूपी विज्ञान कांग्रेस कहाँ पे आयोजित किया गया। तो आप देखिए 23 में कहाँ पे किया गया, है ना। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि एक हालिया समाचार, ये भी करंट का क्वेश्चन है, के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कौन से वैज्ञानिक प्रयासों में सहयोग के लिए एक कार्यकारी समूह बनाने की सहमति जताई है। तो भावी चंद्र और मंगल मिशन हेतु, मौसम विज्ञान और अंतरिक्ष की खोज हेतु, ग्रह तथा सूर्य से संबंधित भौतिकी हेतु, इन सभी के लिए क्या किया जो है भारत की इसरो और अमेरिका की नासा ने मिल करके एक कार्यकारी समूह बनाने का जो है एग्रीमेंट किया है। अगला क्वेश्चन है ये भी करंट का है। भौतिकी में 2012 का नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया है वो किस कार्य के लिए दिया गया है। ये भी पूछ सकता है किसको दिया गया है। तो ये करंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपको सुमेलित करना है, ठीक है।
तो देखिए पहले बात की आकाश 2 क्या है, टेबलेट है। क्यूरियोसिटी रोवर जो है ना, इसका संबंध था मंगल से, किससे, मंगल से। और रुस्तम 1 जो है ना, इसमें से बुध के लिए कौन सा गया है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। बुध के लिए गया था मैसेंजर, है ना, ये भी ध्यान रखना होगा। मैसेंजर जो अमेरिका का है, ये आपका बुध ग्रह के अन्वेषण के लिए गया था। और रही बात रुस्तम 1 की, तो ये DRDO यानी भारत का मानव रहित वायुयान है। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी भी पूछा जा सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। कंपेयर करके, जैसे मान लीजिए ये क्यूरियोसिटी रोवर कहाँ का था, अमेरिका का था, तो भारत का जो है मंगल मिशन क्या है, ऐसे कुछ पूछ लेगा। अगला क्वेश्चन है, ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। मार्च 2013 को रूसी अंतरिक्षयान ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मात्र 6 घंटे में पहुंचकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, जबकि इसके पूर्व अंतरिक्षयान ISS पे पहुंचने में 2 से 3 दिन का समय लिया करते थे। यह अंतरिक्षयान कौन सा है, तो करंट का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है फरवरी, ये भी करंट का ही है। फरवरी मार्च 2013 में संपन्न भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला में मैन ऑफ द सीरीज किसको घोषित किया गया, तो R अश्विन को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फरवरी 2013 में संपन्न ICC महिला विश्व कप का विजेता कौन था, तो ये था ऑस्ट्रेलिया। करंट का क्वेश्चन। देखिए करंट का क्वेश्चन आपको ना कितने मिल सकते हैं, 20 से लेके 35 इतने मिल सकते हैं आपको, 35 तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए मैंने लिखा, जहाँ करंट लिखा हुआ है ना वो करंट का ही क्वेश्चन होगा। 2013 में 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है करंट में क्या पूछेगा, टेक्नोलॉजी का, साइंस टेक का क्वेश्चन है। भारत द्वारा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के किस संस्करण का मार्च 2013 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, तो पनडुब्बी संस्करण का। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2012 में किस सम्मेलन में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हैदराबाद प्रतिज्ञा $5 करोड़ खर्च करने के लिए घोषित किया। करंट का क्वेश्चन है ये भी। नए पोप फ्रांसिस प्रथम कहाँ के निवासी हैं, अर्जेंटीना के, ये भी करंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी करंट का है। फरवरी 2013 में दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी, पाक ग्यून हाई बनी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में क्रिकेट विश्व कप कब आयोजित किया गया, तो ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में। करंट है। अगला क्वेश्चन भी करंट का है, 2013 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ, ये भी देख लें, इसकी थीम क्या है 2023 में। अगला है फरवरी, ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। श्रीहरिकोटा से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सरल उपग्रह के अलावा अन्य देशों के 6 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया, तो उन विदेशी उपग्रहों की संख्या कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट का ही है, आप देख सकते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको दिया गया अवार्ड। अगला क्वेश्चन भी जो है करंट का है, यश भारती पुरस्कार किसको दिया गया। अगला क्वेश्चन ये भी करंट का है, किस विदेशी उच्च पदाधिकारी ने अपने 2013 के भारत दौरे के समय जलियांवाला बाग का निरीक्षण किया था, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, ये भी करंट का लग रहा है, मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं किन किन राज्यों में, तो आपको मेघालय और त्रिपुरा में 2013 में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी, है तो करंट लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि वर्ष 2013 में जो मेघालय है और जो त्रिपुरा है, यहाँ पे क्या हुआ था, हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। पहले इनका खुद का हाई कोर्ट नहीं था, है ना। जैसे हाई कोर्ट होने का मतलब ये नहीं कि यहाँ न्याय व्यवस्था ही नहीं थी, जैसे आज भी आप देखते होंगे कि कैसे कई ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित राज्य हैं, जो है किसी अन्य स्टेट या यूनियन टेरिटरी के हाई कोर्ट के द्वारा ही वहाँ के भी डिसीजंस देखे जाते हैं, वहाँ के भी मतलब केसेज देखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति विद्रोह के कारण मार्च 2013 में पलायन कर कैमरून चले गए, ये भी करंट का क्वेश्चन। फिर से करंट, 2013 में मॉरिशस के 45वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारतीय पदाधिकारियों में से कौन अतिथि बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी करंट का है। दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप राष्ट्र जिसे 6 फरवरी 2013 को आए भूकंप से सुनामी से भारी क्षति झेलनी पड़ी थी, सोलोमन आइलैंड था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट का है, पूछ रहा है कि एक पुस्तक है तेंदुलकर द क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी का दिल्ली में विमोचन किया गया था, इसके लेखक कौन है, विमल कुमार जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2013 में किस प्रतिष्ठित भारतीय पत्रकार को टाइम इंटरनेशनल का संपादक नियुक्त किया गया, करंट का क्वेश्चन है। और इससे क्या आपको आइडिया मिला है कि हाँ करंट में हम क्या पढ़ें, इतने करंट हैं और कई तो ऐसे हैं आप साल भर पढ़ते हैं और आता भी नहीं है, तो कम से कम ये वाले करंट तो आप करंट का ये क्वेश्चन लिख लें और इसका
जिस ईयर में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर 24 में दे रहे हैं तो 24 के हिसाब से 23 वाला या 24 वाला, और 25 में दे रहे हैं तो 23-24 का पढ़ लें। अगला क्वेश्चन भी करंट का है। मैंने कहा ना 20 से 15 से लेके 35 क्वेश्चन मिनिमम आप मान के चलिए 18-20 क्वेश्चन होंगे करंट के। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2013 में संपन्न 85वें एकेडमी अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर किसने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2013 में पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन ये भी करंट का है, नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माने जाने वाला प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार जो है किसने जीता। अगला क्वेश्चन ये भी करंट का है, 2013 में द हेग के स्थायी पंचायत न्यायालय द्वारा किस परियोजना के बारे में भारत के पक्ष में निर्णय दिया गया था। किशन गंगा जल विद्युत परियोजना के बारे में भारत के पक्ष में इंटरनेशनल परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के द्वारा जो है फैसला किया गया था। अगला क्वेश्चन भी करंट का ही है, द ओथ ऑफ वायुपुत्रा का विमोचन 2013 में हुआ, किसके द्वारा लिखी गई है। अमीश त्रिपाठी, है ना, द ओथ ऑफ वायुपुत्रा। अगला क्वेश्चन है, काईपोचे, ये भी करंट का था, उस समय काफ़ी चर्चा में थे। काईपोचे फिल्म जो है बन के आई थी, ये किसके उपन्यास पे, किस उपन्यास पे आधारित है। तो द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ चेतन भगत की पुस्तक है, उसी पे ये बनी थी। थ्री इडियट भी आपको पता है चेतन भगत की पुस्तक पे ही बनी थी, मूवी काफ़ी फेमस हुई थी थ्री इडियट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 135वां क्वेश्चन, कौन जयपुर साहित्य आयोजन के विवाद के केंद्र में था 2013 में, है ना। तो करंट का क्वेश्चन है, आशीष नंदी। अगला क्वेश्चन भी करंट का है, हाल ही में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में निवेश पर भारतीय उद्योग मंत्री आनंद शर्मा और शेख लुबना बिन खालिद अल कासमी ने जिस समझौते पर हस्ताक्षर किया वो किस देश के साथ समझौते का द्योतक है। तो संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करंट का है, किस देश के राजदूत हाल ही में इसलिए समाचार में थे क्योंकि उन्होंने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र देकर भी उसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया था, है ना, इटली। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राम सेतु, है ना, विविध में आ गया ये। राम सेतु एडम ब्रिज कहाँ से शुरू होता है। तो ये धनुषकोडी से शुरू होता है ना। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि निम्नलिखित देशों को उनके नाभिकीय शक्ति संयंत्रों की संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, यानी किसके पास सबसे ज़्यादा परमाणु शस्त्र है। तो नो डाउट अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फ्रांस के पास है, फिर जापान और देन रसिया। अगला क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है, पूर्व सीबीआई निदेशक अश्विन कुमार हाल ही में कहाँ के राज्यपाल बने हैं। नागालैंड के। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता किसमें होती है, जो विलुप्त हो चुके हैं उन्हें किसमें सूचीबद्ध किया जाता है। तो रेड डाटा बुक में उन्हें सूचीबद्ध किया जाता है। आंसर हो जाएगा बी, है ना। तो यहाँ पे आपने देखा सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं। तो येन तू के नाम से चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं। शिव की दक्षिणामूर्ति, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। शिव की जो दक्षिणामूर्ति है वो प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है। तो एक शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है ना, एक टीचर के रूप में। एक टीचर कितना इंपॉर्टेंट होता है ना, उसका हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल होता है। अगला क्वेश्चन है, आपको सुमेलित करना है। तो यहाँ पे कुछ बुक्स हैं और राइटर्स हैं। तो जैसे जो लेडी कैथरीन मेयो हैं, इनकी जो बुक है वो मदर इंडिया है, ठीक है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपको पता है जवाहरलाल नेहरू की है। राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। और रही बात लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपेयर की, तो फ्रीडम एट मिडनाइट इनकी पुस्तकें हैं। ये इसमें से ये पुस्तकें इंपॉर्टेंट है, नेहरू की, राम मनोहर लोहिया जी की। इसके बाद आप इनका भी याद कर लें। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिम बंगाल का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूपी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है किसमें, 9वीं अनुसूची में। वेरी इंपॉर्टेंट। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित होती है, न्यास सिद्धांत पे। यानी आप क्या हैं, आप उसके ट्रस्टी हैं, न्यासी हैं, आप उसके मालिक नहीं हैं, है ना। जैसे कोई मान लीजिए किसी ने 100 करोड़ दान कर दिया, तो वो जिनके देख रेख में वो 100 करोड़ खर्च होता है ना, वो उसके मालिक नहीं, उसके ट्रस्टी या न्यासी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत कौन से देश में है। तो श्रीलंका में वृद्धों की संख्या सर्वाधिक है, मतलब उनकी आबादी। मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे है। तो ये हैदराबाद में है, वेरी इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद के सिकंदराबाद में है। अगला आपको यहाँ पे सुमेलित करना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें देखिए आपको कौन कौन सा याद होता है। पेज
मध्य प्रदेश में है। दाभोल महाराष्ट्र में है। उकाई, ये पेंच मैंने लगाया था, पता तो नहीं है। उकाई आपका पड़ेगा गुजरात में, हाँ उकाई गुजरात में, और सॉरी उकाई आपका पड़ रहा था, कहाँ गया, उकाई आपका पड़ रहा था कहाँ पे, गुजरात। उकाई गुजरात में और पतरातू झारखंड में। पेंच मध्य प्रदेश में। पेंच कहाँ है? मध्य प्रदेश में पेंच है, ठीक है। दाभोल कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो अच्छा, हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए पूरे 150 क्वेश्चन। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पे बहुत सारे बुक्स भी मेरे पास पीडीएफ अगर आता है कहीं से तो मैं उस पर सेंड कर देती हूँ, तो वो चाहिए आपको तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।